हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। और जैसे कि आपको अच्छे से पता ही है, एनआरए सीईटी का जो एग्जाम होगा वो 2022 के स्टार्टिंग मंथ में होगा, क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके ऊपर अपडेट दिया था और उन्हीं के जस्ट बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसके ऊपर अपडेट डाला था। तो कुल मिला के बात यह है कि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, एग्जाम जल्दी से जल्दी होगा सीईटी का, तो आपको प्रिपरेशन भी जबरदस्त तरीके से करना शुरू करना पड़ेगा। काफी सारे लोगों की यार कंप्लेंट आ रही थी कि भैया हमें तो यही नहीं पता कि सीईटी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कहां से हम प्रिपरेशन करें। और कुछ लोग का कहना यह है कि हमें तो अभी तक एनआरए सीईटी की पूरी जानकारी है ही नहीं, किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। तो फाइनली यार मैंने डिसाइड किया कि एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं एनआरए सीईटी के ऊपर, और साथ ही इसी वीडियो में आपको इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फिलहाल प्रिपरेशन शुरू करना है, आपको क्या क्या पढ़ना शुरू कर देना चाहिए अब से। तो डिटेल वीडियो रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी भी काफी सारे डाउट आपके बचे हुए हैं और काफी सारे लोग इसको लेकर अब भी कंफ्यूजन में हैं। तो फ्रेंड्स एक बार थोड़ा सा बेसिक से समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स एनआरए के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। 2020 अगस्त में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और फाइनली अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री इसका गठन हो चुका है। इस एजेंसी के लिए जो पूरा स्टाफ है वो अपॉइंट किया जा चुका है, बस देरी है एनआरए के थ्रू सीईटी एग्जाम को कंडक्ट कराना, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो अपडेट दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो ये एग्जाम होगा 2022 के स्टार्टिंग मंथ में ही होगा, यानी कि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। एक बार ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं कि एनआरए सीईटी है क्या। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसे कि एनआरए का गठन किया गया। एक होता है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, यानी कि जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है, जैसे कि टीसीएस वगैरह हो गया कि एसएससी ने टीसीएस को हायर किया और फिर एसएससी के एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराए। टीसीएस हो गया एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, और एसएससी एक तरीके से रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या फिर रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो कि अपने अंदर निकलने वाली वैकेंसी को हैंडल करता है, कंडक्ट कराता है। तो ये जो है ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, जो कि एक तरीके से सरकारी हो गई। तो ये एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एक साल में 2 बार ये एग्जाम हुआ करेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम है। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी कवर होगी, काफी सारे लोग अब भी डाउटफुल हैं। एक हमारी एसएससी हो गई, एक होगी रेलवे, और एक हो गया हमारा आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग। एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो इसके अंडर आएंगी। रेलवे के थ्रू जितनी भी एनटीपीसी ग्रुप डी वैकेंसी निकलती है इसके अंडर आएंगी। आईबीपीएस के थ्रू पीओ क्लर्क जितनी वैकेंसी निकलती है वो इसके अंडर निकलने वाली है, ठीक है। एसएससी के थ्रू आपकी जैसे की निकलती है 10th बेस की वैकेंसी होती है, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी, एमटीएस की, वो इसके अंडर आएंगी। सीएचएसएल स्टेनो ग्रेजुएट्स की सभी वैकेंसी इसके अंडर आने वाली है। यानी कि अगर आप सीएचएसएल एग्जाम देना चाहते हो, सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन लेना चाहते हो 2022 वाली वैकेंसी में, तो आपको एनआरए सीईटी के लिए फॉर्म अप्लाई करके सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। तब जाके आप एसएससी सीएचएसएल का मेन एग्जाम दे पाओगे, यानी कि सिलेक्शन ले पाओगे, उसके आगे के प्रोसीजर का हिस्सा बन पाओगे। ऐसे ही आपकी 10th बेस वाली हो जाएगी, ऐसे ही ग्रेजुएट में जैसे कि हमारी आती है सीजीएल वगैरह सारी वैकेंसी, ठीक है। तो ये होगा। अब ये जो एग्जाम है एक तरीके से सीईटी, ये हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। ये केवल प्री एग्जाम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी 2022 में, ठीक है, जनवरी के आसपास या फिर दिसंबर के आसपास एसएससी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि भाई अप्रैल 2022 में एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकलेगी और इसका जो मेन एग्जाम हो गया फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो मई जून के आसपास लेंगे हम, ठीक है, वो पेपर लेंगे। वैकेंसी आ रही है सीएचएसएल की अप्रैल मंथ में, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब सीईटी जो एग्जाम है वो आपका जनवरी के अंदर हो गया, ठीक है। सीईटी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया और एग्जाम दे दिया 12th बेस वाला, क्योंकि ये एग्जाम आपका एक साल में 6 बार होगा। डिटेल से समझाऊंगा ये फंडा क्या है, ठीक है। आपने एग्जाम दे दिया, सीईटी एग्जाम में आपके मार्क्स आ गए 80, मान के चलिए 100 मार्क्स का सीईटी था और 80 मार्क्स आपके 100 में से आ गए। अप्रैल मंथ में सीएचएसएल की वैकेंसी निकल रही थी, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया, ठीक है। अब वैकेंसी जैसी अप्रैल मंथ में आती है तो उसमें यह कह दिया नोटिफिकेशन जैसे निकला सीएचएसएल का कि जिन लोगों के एनआरए सीईटी एग्जाम में 78 मार्क्स हैं 100 में से,
वो CHSL के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर मेन एग्जाम या फिर टाइपिंग टेस्ट में बैठ सकते हैं, वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है। आपके मार्क्स कितने थे? 80 थे, तो 78 पे इसकी कट ऑफ बनी, CHSL ने अपनी कट ऑफ जारी की, तो आप इसमें बैठ सकते हो। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी कि भाई जनरल कैटेगरी वालों के लिए 78 हमारी कट ऑफ है, OBC वालों के लिए 74 है, SC ST वालों के लिए 70 से भी नीचे है। इस तरीके से कट ऑफ आपकी जारी होगी, ठीक है। यानी कि एक प्री एग्जाम आपका रहने वाला है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव होता है या फिर टियर सेकंड होता है CGL वगैरह में या फिर CPU में टियर सेकंड होता है, वो SSC ही लेगा। यानी कि प्री एग्जाम लेने की जिम्मेदारी तीनों ही डिपार्टमेंट की NRA CET एग्जाम की है, NRA लेगा। और बाकी जो दूसरी स्टेज होंगी वो वही डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। यानी कि SSC अपनी सभी वैकेंसी का टियर सेकंड या फिर स्टेज सेकंड कंडक्ट करेगा, रेलवे भी करेगा और IBPS भी करेगा। फिलहाल केवल यही डिपार्टमेंट है 2022 में जो एग्जाम होगा यही रहेंगे। बाकी 2023-24 में ये कहा जा रहा है DRDO के थ्रू निकलने वाली वैकेंसी भी इसके अंदर होंगी या फिर और जो अदर डिपार्टमेंट है वो वैकेंसी भी इसके अंदर होगी, SBI वगैरह भी आने के चांसेस हैं। फिलहाल यही केवल वैकेंसी है। और जो एग्जाम 2021 में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, SSC कांस्टेबल GD का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, वो एग्जाम यही डिपार्टमेंट लेंगे। यानी कि रेलवे ही फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम लेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम NRA CET के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं। जो 2022 की नई वैकेंसी आएंगी वो NRA CET में होंगी। क्लियर है? ये केवल एक प्री एग्जाम है। अब देखिए, ये आपका एग्जाम जो है वो 3 स्तर पे होगा, एक तरीके से 3। ये जो आपका CET 2022 में होगा अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री स्टार्टिंग में जनवरी फेब में हो सकता है। कहना यह है गवर्नमेंट का कि भाई 3 करोड़ के आसपास कैंडिडेट इस एग्जाम को देने बैठेंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई करेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा बैठेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला जो फेज होगा इसका 2 फेज में CET एग्जाम होगा, लेकिन ये जो एग्जाम होगा वो 6 हो गए, ठीक है। 6 पेपर होंगे एक तरीके से। यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि 1 साल में इस एग्जाम को 6 बार देने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आप एक तरीके से 6 बार इसको दे सकते हो। कैसे? देखिए, या तो ये एग्जाम निकल जाए, ये एग्जाम हो जाए जनवरी में या फिर फरवरी में या फिर मार्च में, ठीक है। कोई से भी मंथ में हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। ये बोला है कि अर्ली 2022 में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इनमें से इन्हीं में ही चांसेस हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी मंथ में एग्जाम हो रहा है तो वो एग्जाम आपका 3 एग्जाम होंगे, ठीक है। अगर जनवरी में एग्जाम हो रहा है तो 3 एग्जाम होंगे CET के। एक होगा 10th बेस वालों के लिए। क्यों 10th बेस वालों के लिए? क्योंकि जिन्होंने 10th पास की है और 10th बेस जो वैकेंसी निकलती है, SSC में MTS 10th बेस होती है, GD 10th बेस होती है, तो उनके लिए ग्रुप डी 10th बेस होती है, तो उनके लिए ये CET होगा। एक होता है 12th बेस वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने 12th पास किया है, जैसे कि SSC CHSL की वैकेंसी है, SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है या फिर रेलवे NTPC की वैकेंसी है, उनके लिए ये एग्जाम होगा। एक होगा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, जैसे कि SSC CGL हो गया, CPO हो गया या फिर NTPC के अंदर 12th बेस ग्रेजुएशन वाली, ये होगा। यानी कि 3 एग्जाम होंगे आपके जनवरी या फिर फरवरी के अंदर ही, ये 3 एग्जाम होंगे। अब जिन लोगों ने केवल 12th पास ही की है वो तो CET का एक ही एग्जाम दे पाएगा जनवरी फरवरी मंथ के अंदर। अब जिन लोगों ने 12th पास की है वो इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होगा। 12th पास वाला एग्जाम तो देगा ही वो, साथ ही 10th वाला भी देगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। मैं CHSL के लिए तो तैयारी कर ही रहा हूं, लेकिन MTS में मेरा सिलेक्शन हो जाए पहले तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं सभी वैकेंसी को कवर कर लूं, चाहे मेरा सिलेक्शन 12th बेस वाली किसी वैकेंसी में हो जाए या फिर 10th बेस वाली में हो जाए, तो वो दोनों को अप्लाई करेगा। ग्रेजुएट वाला तीनों को कर सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल है, वो 12th बेस वाले के लिए भी एलिजिबल है, वो 10th बेस वाले, क्योंकि उसने 10th 12th और ग्रेजुएट तीनों चीज उसके पास है, तो वो इस एग्जाम को भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, अगर वो चाहता है। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप चाहते हो जब इसके फॉर्म निकलेंगे NRCT के कि मैं 10th वाले में बैठूं 12th वाले में बैठूं, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। आपके पास ये इंडिपेंडेंसी होगी कि मैं तीनों एग्जाम देना चाहता हूं, तो उसी तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यानी कि 3 आप फॉर्म अप्लाई करोगे और तीनों ही एग्जाम में बैठोगे। तो मतलब 1 साल के फर्स्ट हाफ में ये एग्जाम 3 बार हो गया, तीनों स्टेजेस में, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए। अब सेकंड हाफ जो है हमारा वो आपका अगर जैन में हो रहा है तो जुलाई में हो जाएगा, यानी कि सेकंड हाफ में आपका जनवरी अगस्त सितंबर में होगा। उसमें भी 10th वालों का, 12th वालों का और ग्रेजुएट वालों का। इस टाइम पर आकर आपको फॉर्म अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। NRCT के फॉर्म निकलेंगे जुलाई अगस्त में दूसरे हाफ में, तो आप उसको भी दे सकते हो। अब देखिए एक चीज समझिए, अब मान लीजिएगा कि
आपने एग्जाम दिया एनआरए सीईटी का और ग्रेजुएट वाला दिया आपने एग्जाम, इस वाले में तो आपके आ गए 90 मार्क्स, 12th वाले में आपके आ गए 80 मार्क्स और 10th वाले में आपके आ गए 85। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, पेन भी मैंने आज पिंक सेलेक्ट किया हुआ है, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है। 85 80 ये आपके मार्क्स का रेशियो आ गया। अब क्या होता है, वैकेंसीज आपकी निकलती हैं, वैकेंसी आपकी निकल गई सीजीएल की, रिजल्ट आपका आ गया सीईटी का मार्च के अंदर, ठीक है। सीजीएल की वैकेंसी मई के अंदर निकली। सीजीएल वालों ने बोल दिया कि भाई जिन लोगों के मार्क्स सीईटी के अंदर 85 है या फिर उससे ऊपर है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है सीजीएल की सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज के लिए। तो मतलब आपके तो थे, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आप ही नहीं, ठीक है, यानी कि आप ही हो वो जिसने ग्रेजुएट वाला भी दिया था, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। उसके बाद 12th वाला भी आपने एग्जाम दिया था। अब सीजीएल के फॉर्म आए, सीएचएसएल के फॉर्म आए मई के अंदर, अप्रैल के अंदर। उन्होंने बोला कि जिन लोगों के मार्क्स 70 है वो अप्लाई कर सकते हैं सीएचएसएल के लिए, तो आप उसको भी अप्लाई कर पाओगे सीएचएसएल के लिए। एमटीएस की इधर वैकेंसी आ गई, उन्होंने बोल दिया कि जिनके 65 प्लस है मार्क्स जनरल कैटेगरी से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये कर दोगे। यानी कि अगर एक ऐसा ग्रेजुएट कैंडिडेट है जिसने तीनों एग्जाम दिए हैं तो वो सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगा, सभी वैकेंसी में वो बैठ सकता है, सभी के टियर सेकंड टियर थर्ड एग्जाम दे सकता है, ठीक है, समझ गए। और जब आप सीईटी दे दोगे, मान लीजिएगा कि आप केवल आपने 10th के लिए दिया, ठीक है, आप 10th ही पास हो, 12th मानिए, चलिए आप 12th पास हो, आपने 2 एग्जाम दे दिए। अब मार्च में आपने दिया, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, अप्रैल में रिजल्ट आ गया, तो ये जो एक तरीके का सर्टिफिकेट या फिर जो ये वैलिड रहेगा, ठीक है, आपके मार्क्स आ गए 12th बेस वाले एग्जाम में 80, तो ये जो 80 मार्क्स वैलिड रहेंगे वो आपके नेक्स्ट 3 ईयर तक, ठीक है। जब रिजल्ट की डेट होगी ना, जो रिजल्ट की डेट मार्च में, अप्रैल 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया, तो 3 साल के 20 अप्रैल तक ही, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर तक ये आपके मार्क्स वैलिड रहेंगे, ठीक है। जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको 2 बार एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो हर बार एग्जाम दे सकते हो, अनलिमिटेड टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपने मार्क्स को ऊपर लेके जाऊं। कहीं ऐसा हो जाए किसी साल में 2023 में ऐसा हो जाए कि सीएचएसएल की वैकेंसी की जो कट ऑफ है टियर सेकंड एग्जाम के लिए वो 82 चली जाए, तो ये मार्क्स तो काम नहीं आएंगे ना। सब लोग यही चाहेंगे कि हाई से हाई स्कोर मैं करूं ताकि हर एक वैकेंसी में मैं सेफ हो जाऊं। तो 80 स्कोर है, आपने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया या फिर सितंबर मंथ में आपने एग्जाम दिया, क्योंकि एक साल में 2 बार होगा, तो आप दे सकते हो। लेकिन मार्क्स आपके आ गए इसमें 70, आपने सोचा था कि मैं मार्क्स बढ़ा दूंगा, लेकिन मार्क्स आपके 70 रह गए, ये बेटर था। अब आप सोचोगे कि यार मेरा तो 70 रह गया और काम खराब हो गया, अगर 78 पे कट ऑफ लग गई सीएचएसएल की तो मैं तो गया। ऐसा नहीं होगा। 3 साल तक जो हाईएस्ट मार्क्स आपके होंगे, यानी कि जो सीईटी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर आपका होगा, 3 साल में एक तरीके से 6 बार हो जाएगा, जिसमें भी सबसे ज्यादा स्कोर होगा। मान लीजिए कि 80 आपने सबसे पहले किया था, उसके बाद कभी 70 आ रहा है, कभी 72, कभी 78, कभी 75, तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो मान्य होगा, यानी कि वो करंट स्कोर माना जाएगा उस एक वैकेंसी के लिए, ठीक है, जो हाईएस्ट स्कोर होगा। वैसे चांसेस आपके पास रहेंगे कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करो, आया आप 100 में से 90, 95, 98 लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो भाई ये पूरा प्रोसीजर रहेगा कि एक साल में 6 बार एग्जाम हो जाएगा, यानी कि कुछ कैंडिडेट जो ग्रेजुएट होंगे वो 6 एग्जाम को दे सकते हैं। बाकी 10th वाले एक साल में 2 बार दे पाएंगे, 12th वाले एक साल में 4 बार दे पाएंगे और ग्रेजुएट वाले एक साल में 6 बार दे पाएंगे। क्लियर है? वैलिडिटी मैंने आपको बता दी 3 साल तक। अब एक बार यार बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि यार सीईटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा। सीईटी जो एग्जाम होगा वो केवल प्री एग्जाम रहने वाला है किसी भी वैकेंसी के लिए, ठीक है। एनआरए की जिम्मेदारी केवल प्री एग्जाम तक रहेगा। बाकी जैसे कि सीएचएसएल है, उसका जो फिलहाल एग्जाम होता है उसकी जगह सीईटी हो गया, वो एनआरए ने लिया। लेकिन स्टेज 2 भी होती है सीएचएसएल में, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 100 मार्क्स का, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना वो एसएससी के अंडर ही रहेगा, उसको एसएससी लेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा, ये नहीं कि पूरी वैकेंसी कंट्रोल कर ली उसने आखिर सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। एक बार बात कर लेते हैं भाई उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि भैया प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, एग्जाम तो चलो फरवरी में आपका हो रहा है मान के चलो, तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, कहां से पढ़े, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम सेंटर है, सॉरी एग्जाम पैटर्न है। अभी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं पता। तो फिलहाल भाई तैयारी कैसे करें, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है।
तो तैयारी करने का सिंपल सा फंडा है, 3 डिपार्टमेंट इसमें रहेंगे, यानी कि 3 वैकेंसीज रहेंगी, एसएससी रहेगी, रेलवे रहेगी और आपका आईबीपीएस रहेगी। तो भाई एसएससी का कॉमन जो बेसिक सिलेबस होता है हर एक वैकेंसी के लिए वो क्या होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है हर एक में, चाहे एमटीएस से लेकर उठा लो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, हर एक में आती है। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस मॉडर्न मैथ कह लीजिए, एडवांस मैथ कह लीजिए, आता है। एमटीएस में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, सीपीओ, सीजीएल तक आता है। जनरल अवेयरनेस हर एक एग्जाम में आता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी एसएससी के हर एग्जाम में ही आता है, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, हर उसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये हो गया। और वेटेज भी यही रहता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का वेटेज आपका रहता है, सीपीओ में 50 होता है बस। ठीक है, मतलब यही 1/4 का वेटेज रहता है। तो भाई जब एसएससी की वैकेंसी को कवर कर रहा है सीटी, तो एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज हो सकता है। जब एसएससी की वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज होगा। एग्जाम पैटर्न तब चेंज होता अगर यूपी की वैकेंसी कवर होती। उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में क्या होता है, वहां पर हिंदी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होगा। इसमें कंप्यूटर वगैरह नहीं जुड़ेगा क्योंकि सीएचएसएल है, कंप्यूटर नहीं। वो जनरल अवेयरनेस के कंप्यूटर के अंदर ही, जनरल अवेयरनेस के अंदर ही कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही होगा। तो भाई ये एग्जाम पैटर्न। आईबीपीएस का उठा लीजिए, उसमें क्या होता है, आईबीपीएस का प्री एग्जाम कोई भी उठा लीजिए, क्लर्क या पीओ, आपका एक इंग्लिश सेक्शन होता है, रीजनिंग सेक्शन होता है, एक मैथ सेक्शन होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस आईबीपीएस के प्री एग्जाम में नहीं होता, लेकिन मेन एग्जाम में होता है। तो ऑब्वियसली आईबीपीएस भी इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है काफी टाइम से। रेलवे का कोई भी उठा लीजिए, ग्रुप डी उठा लीजिए या फिर आप एनटीपीसी उठा लीजिए, मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंग्लिश हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, इंग्लिश होगा ये चीज, क्योंकि ये तो बेसिक है यार। किसी भी स्टूडेंट की इन सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एग्जाम एवरेज एग्जाम पैटर्न माना जाता है, सिलेबस, वो यही माना जाता है। सिलेबस में आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा, बताऊंगा टॉपिक भी पहले एग्जाम सेंटर। जब तक कोई भी अपडेट नहीं आता, जब तक एग्जाम पैटर्न सिलेबस सीईटी का जारी नहीं होता, तब तक आप इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा रीजनिंग आपको कवर करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद एडवांस मैथ के साथ आपको कवर करना पड़ेगा, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक टॉपिक, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया या फिर अलजेब्रा हो गया, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, जनरल साइंस तक वो आपको कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का हर एक टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी, ये तो अभी क्लियर नहीं है कि भाई कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे किस सेक्शन से, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आने के चांसेस है, और 25 मार्क्स के अंदर ही। और जो 10th बेस वाला एग्जाम होगा सीईटी, उसमें 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रह सकते हैं, और 12th और ग्रेजुएट वाले के लिए लगभग 60 मिनट यानी कि 1 घंटा टाइम ड्यूरेशन रह सकती है। हालांकि इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, टेंटेटिवली एक पैटर्न में आपको बताया। फिलहाल इसको भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, जब तक कोई अपडेट नहीं आता सीईटी का, वो ये चारों सेक्शन है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस होता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, तैयारी शुरू कर सकते हो। वेट मत करिए फ्रेंड्स, यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील्ड एक ऐसा है, जो तेज भाग रहा है ना, जो जल्दी कर रहा है, वही एग्जाम को उखाड़ सकता है। और जो बैठ के वेट कर रहा है कि वैकेंसी आएगी, मैं तो तब पढ़ूंगा, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करिए और सीईटी को यार उखाड़ के आना है इस बार। तो यार अब बात कर लेते हैं, ये एक टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैंने बोल दिया तो ये ऑफिशियल हो गया। अब एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया टॉपिक कौन कौन से आएंगे, कौन से सेक्शन के अंदर से। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज की, जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग की बात हुई है, तो उसके अंदर जो बेसिक एवरेज जो टॉपिक होती है, इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर सारे टॉपिक होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक आपका सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डेटा सफिशिएंट, कोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, साथ ही आपका सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, ये सभी टॉपिक है रीजनिंग के जो कि आपको कवर करनी चाहिए। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लीजिए, अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साथ ही आपका ये है 2-4 टॉपिक, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, मेजर, मैंशुरेशन हो गया आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, बाकी नंबर सिस्टम,
सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये तो शायद नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुएशन बेस पर हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपका एडवांस मैथ भी आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के ये रहे, बाकी जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक आपको बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर भी मिल जाएगा यार। फिलहाल आपको ये नहीं कि मुझे तो जो सीईटी का एग्जाम पैटर्न है एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। कैसे कर सकते हो यार, जब अभी तक एनआरए सीईटी ने कोई अपडेट दिया ही नहीं, एग्जाम पैटर्न दिया ही नहीं, तो कैसे तैयारी कर पाओगे। तो फिलहाल आपको इसी को ही बेस मान के तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देखिए यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ जून 2021 लास्ट डेट थी उसकी फॉर्म की, और अगस्त में एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। काफी सारे लोग क्या मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं आंसर के आने के बाद कि यार मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, पहले से मैं तैयारी शुरू कर देता। जब इसके बारे में पता चला था कि हाँ यूपी SSC पैट शुरू कर रहा है तो मैं तभी से ही पढ़ना शुरू कर देता तो कैसा होता। और बाद में अगर आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी एनआरए सीईटी एग्जाम की। तो ये सिलेबस है और ये एग्जाम पैटर्न को आप बेस मानकर तैयारी शुरू कर दीजिए। वेट मत करिए, क्योंकि वेट करोगे ना तो टाइम ऐसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाया होगा। अगर पसंद आए हो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी यही कहूंगा, आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करना कभी मत छोड़िएगा। डेली पढ़िए, चाहे थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। एक दिन डेफिनेटली उखाड़ के फेंक दोगे, क्योंकि टाइम भी होता है, जब टाइम आएगा तभी आप कर पाओगे। बस आपको अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। बाद में ये रिग्रेट माइंड में नहीं आना चाहिए कि यार मैं ऐसा कर लेता या फिर ऐसा हो जाता, ठीक है। तो चलिए वीडियो आएगी बहुत जल्द, दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद।